वो मेरे पास तो था नहीं, मेरे ब्रदर के पास था। तो ब्रदर मेरा तो कभी मेरे को फ़ोन देता नहीं था, छोटा था मैं। तो ना हमारे एक दोस्त है हमारे विलेज में ही, तो मैं उसके पास जाता था। मैंने कहा अभी गेम खेलने दो, वो खेलने दे देता था बेचारा मेरे को फ़ोन है। मैं सारा दिन सांप वाला गेम खेलता रहता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे शरीकों में ही किसी की डेथ हो गई। तो डेथ इस तरह से हुई कि हार्ट का कुछ सीन था। तो अब उसका अंतिम संस्कार का टाइम आ चुका था। तो उसके साथ हम गए, क्योंकि हमारा जो शमशान घाट है वो हमारे विलेज से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर है आई थिंक। तो पहले तो उनको ट्रॉली पे लादा गया, ठीक है, कंधों पे रख के एक बार ट्रॉली पे लादा गया, उनको काफ़ी दूर था। फिर जैसे शमशान घाट करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे रह गया होगा आई थिंक। तो उन्हें वहाँ से उतारा गया, कंधे पे रखा गया, और वहाँ पे जैसे आखिर में वो शमशान घाट के बाद अपने मटके वाली नहीं करते, सेम ही होता है हमारे सिखों में भी वही सेम चीज़ें होती हैं। तो मटकों वाली वो रिचुअल होता है। तो उसमें छेद निकाला ऐसे ऐसे। अभी उनका लड़का जो मेरे भाई हो गया एक हिसाब से, तो वो चक्कर लगा रहा है, मटकी फेंक रहा है, मटकी नहीं टूट रही। मटकी टूटी नहीं पहली बार में। दूसरी बार उन्होंने कहा चलो यहाँ पे अपने पत्थर रख देते हैं तो टूट जाएगी। तो दूसरा जैसे ही एक और गेड़ी मारी तो फिर भी नहीं टूटी। तो तीसरी बार उन्होंने सोचा कि चलो अब ना थोड़ा सा ज़ोर से नीचे फेंकेंगे, तब तक तो पानी ख़त्म हो गया। ये अब शगुन की कुछ होता होगा, आई डोंट नो। तब उस वक्त कुछ बातें कर रहे थे बड़े, ये थोड़ा सा बुरा हो गया। तो तीसरी बार गया तब टूटी तो ज़रूर, पर पानी नहीं था उसके अंदर। जब पानी था तब नहीं टूटी। तो अब जैसे ही उनको वहाँ पे रखा, जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखते हैं, संस्कार होता है जो, मैं अभी मन में सोच रहा हूँ कि प्लीज़ उठ जाओ। मैं जानता था, बचपन में काफ़ी खेले हैं मेरे साथ वो तो बड़े थे खैर। तो ऐसे ही होता है जब भी किसी के पास वाले की किसी की भी डेथ हो जाए तो मन में लगता ही है कि प्लीज़ उठ जाओ, अब उठेंगे उठेंगे उठेंगे। नहीं उठे। तो जब उन्हें जलाया जा रहा था तब एक ब्लास्ट की आवाज़ आई, बहुत तेज़, जैसे सूतली बम फटता है। मतलब कहीं और से या फिर उसी के चिता के आसपास? नहीं, उसी के अंदर से। उनके शरीर से ब्लास्ट की आवाज़ आई। ये क्या होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ब्लास्ट होता है। अंदर बहुत सारी गैसेस जमा हो जाती है। जब डेथ हो जाए, काफ़ी वक्त बीत जाए, अंदर गैसेस जमा हो जाती है, तो वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, हम सारे डर गए थे उस वक्त। फिर हमारा घर जाने का वक्त हुआ, तो शाम का वक्त हुआ। वो ही दोस्त मेरा फ़ोन और सांप वाला फ़ोन वाला वो मेरे साथ ही था, तो हम घर चले गए। तो जैसे हम घर गए तो शाम को तो चलो गया था। जब वक्त हो चुका, छाया के आसपास होगा शाम का, तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने कहा फ़ोन दे, गेम खेलना है। वो फ़ोन ढूंढ रहा है अपना। उसने कहा मेरे पापा के पास होगा शायद। तो जब अपने पापा के पास फ़ोन लेने गया ना, मेरे पास तो नहीं है। साड़िया कितने सेट आया तू ते पंजाबी में जैसे कहते हैं, गालियाँ 2-4 निकाली। कह रहा नहीं वो अमृत के पास है शायद, मेरा नाम लगा दिया। तो हम ढूंढ रहे हैं फ़ोन को। हम जिनके घर पे डेथ हुई उनके घर पे भी गए, जो हमारी शरीक हैं, तो वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर मैं सब जगह ढूंढ ढांड के मेरे मन में आया कि यार फ़ोन ना अपना उधर रह गया है। कह रहा कहाँ? मैंने कहा शमशान घाट। तो वो डर रहा है कि नहीं यार फ़ोन उधर से तो नहीं लगे, कोई बड़ों को। मैंने कहा बड़ों को बता दिया तो ऐसी हो जाएगी अभी। तो अपने ना जो खेतों में पानी नहीं लगाते, वो बैटरी होती है, उस वक्त की बातें हैं। वो बहुत एक आधा किलोमीटर दूर तक लाइट जाती होगी उसकी शायद। वो बैटरी खेतों में अपने पानी लगाते हैं, तो उसको लेके मैं उसको लेके चल दिया। जैसे जैसे आ रही हैं, पास आ रही हैं, वो अपना शमशान घाट, हमारे पंजाबी में उसे मड़ियाँ भी कह देते हैं। तो मेरी दादी है ना, वो बहुत दिलेरी से उसने मेरे को पाला है बचपन से कि भी मेरा बच्चा कभी ना डरे। ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई हैं कि भी इन चीज़ों से कैसे मतलब मैनेज करना है, इनको कैसे फेस करना है, इन जैसी भूत प्रेतों को वगैरह वगैरह बचपन से स्टोरी सुनाई हुई, मतलब बहुत चीज़ें बताई हुई हैं। तो ना शमशान घाट पे पहुंच गए। मेरे को इतना ज़रूर मेरी दादी ने बताया कि जहाँ पे भी जा रहा है ना, तू पहले दायां कदम आगे बढ़ाना, कुछ ऐसे करके था। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं फ़िल्टर भी कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वहाँ पे मैं गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बाउंड्रीज ही नहीं है शमशान घाट पे। कुछ कुछ ऐसे शमशान घाट होते हैं जिसके यार चार दीवारी नहीं होती है। अब मेरे को क्या पता कहाँ पे दायां पैर आगे बढ़ाना है। मैंने भी बढ़ा दिया जहाँ पे जैसे दिखा, दिमाग में सपोज कर लिया, हाँ इमेजिन कर लिया, चलो यहाँ ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लिया। पास ही में नदी भी बहती है वहाँ पे, तो वो नदी पे पास खड़ा हो गया मेरा जो दोस्त था, और मैं जा रहा हूँ उसके अंदर जहाँ पे अभी भी चल रहे हैं अभी भी वो। वैसे तो उसके बाद मेरे ढूंढ रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को फ़ोन तो मिल गया। उसके बाद में मेरे मन में चोर आ गया, इसको फ़ोन ना चोरी कर लूँ मैं, इसको कौन सा पता चलता है, रख लेता हूँ।
ठीक है। पर फिर मेरे मन में आया यार घर वालों को दिख जाएगा कई बार पीटेंगे और अलग से, कहाँ से लेके आया है। मैंने कहा मिल गया फ़ोन, तो मैं फ़ोन लेके उसके पास जा रहा हूँ और वापस वो नदी के किनारे हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे। तो घर की ओर जा रहे थे, पीछे से आवाज़ आई पंजाबी में, आ जाओ मुंडियो, आ जाओ, आ जाओ मुंडियो, क्लियर कट। हाँ आ जाओ, मतलब आ जाओ लड़कों आ जाओ। तो मैंने कहा पीछे मत देखना, वैसे क्योंकि मेरे को चीज़ें दादी ने समझाई कुछ बहुत सारी चीज़ें, मैं दिलेर बहुत था बचपन से। मैंने कहा उसको, उसने देख लिया पीछे, कह रहा साइकिल खड़ा है। ठीक है, फिर मेरे मन में भी आ गया, मैंने कहा वो अपने जो जलाते हैं ना जब भी शरीर को, तो पास में रहते हैं कुछ लोग ताकि पूरा जल जाए। बाद में फूल भी उसके लेके जाने होते हैं और दरिया वगैरह में बहाने होते हैं। मैंने कहा वो आए होंगे, साइकिल खड़ा, शायद हमारे गांव से आए हैं, शायद उनका, शायद नाम तो खैर मैं क्या बताऊँ, मुझे लगा, हमें लगा शायद वो है। हम वापस उधर चल लिए, जैसे जा रहे हैं मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कोई नहीं है, साइकिल खड़ा है। तो मेरा जो दोस्त था वो क्रॉस करके लेग्स जैसे अपने खड़ते नहीं ऐसे करके, वो जो पिछले वाली काठी होती है उसको अपने कैरियर कहते हैं जो साइकिल का, वहाँ पे उसने ऐसे करके ना ये वाला हाथ लगा लिया। हाँ। तो क्रॉस लेग करके खड़ा हो गया स्टाइल में ऐसे कि भी चल जा रहा है। मैं अंदर गया, आवाज़ आ रही है, आजा पोते इधर है मैं, आजा ओ इत्थे आ जा यार तू, मतलब जैसे अपने नॉर्मल बातें कर रहे हैं यार, जैसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी तरह से बातें थी। पर दिख कोई नहीं रहा, नहीं दिख नहीं रहा था, पर हाँ मेरे को थोड़ा सा लगा शायद वहाँ नींबू है, नींबू का एक ना पौधा लगा बड़ा सारा। मैंने कहा शायद इसके पीछे है ये जो गांव से आया। मेरे को आवाज़ भी जानी पहचानी सी थी, हमारे गांव से ऐसे लग रहा था जैसे जानी पहचानी सी थी। तो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और बैटरी मेरे पास ही थी। मैं जैसे ही उसके पीछे गया, नॉर्मल बातें कर रहा है, आजा इधर आजा, कोई गल नहीं, कहता आप चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। मैं जैसे नींबू के पीछे गया, कोई नहीं है उधर, और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई दोस्त की। वो साइकिल पे ऐसी क्रॉस लेग हाँ बताता हूँ वो भी सीन। वो भाग के आया शमशान घाट पे, सॉरी भाग के नहीं, उससे पहले ना जब चिल्लाने की आवाज़ आई ना वो नीचे गिरा पड़ा, जोर से चिल्लाया, करा साइकिल गायब हो गया। अच्छा। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, कोई खुद ही कर दिया होगा साइड पे, कुछ भी है। पर हाँ मेरे को भी उस वक्त कुछ तो महसूस हो ही रहा था कि यहाँ पे बंदा नहीं है, चीज़ें कुछ कुछ फील हो जाती हैं। वो भागा आ गया, मेरे को ऐसे करके ना, जैसे कहते हैं ना चमगादड़ चिमड़ जाती है, ऐसे करके मेरे को चिमड़ गया वो आके, कभी छोड़ूंगा नहीं तब तेरे को, तू चल घर पे चल। जा रहे हैं हम, घर पे जा रहे हैं उस वक्त, तो पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं धीरे धीरे, आ जाओ बेटा आ जाओ, की गल होगी, मतलब मैं पीछे नहीं देखना, कुछ भी हो जाए भाई। मैंने कसमें खिलाई, ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट कर दिया कसमें। उस वक्त हाँ मैं वैसे डरता नहीं हूँ, पर उस वक्त यार कोई भी यार डर जाए थोड़ा सा, बच्चे थे। ये सीन ही ऐसा है। हाँ तो आवाज़ें भी आ रही, करीब 1 किलोमीटर तक हमें आवाज़ें आती गई, वहाँ पे एक पुल आता है वहाँ तक आती गई, लेकिन वहाँ पर एक और आवाज़ आ रही थी हमारे साथ साथ। अपने साइकिल चलाते हैं ना, उसके ऊपर साइकिल चला के उसको अपने पैडल है वहाँ पे स्टॉप कर दे, एक चैन सी की आवाज़ आती, हाँ। ऐसे करके वैसी आवाज़ ना हमको वहाँ तक आती गई, घर तक नहीं वहाँ वो पुल तक। वहाँ पे जाके ऊपर वाले का नाम लेना स्टार्ट किया था, मतलब वैसे तो रास्ते में ही हो गए थे तब तक, तो जो आ रहा था कोई भगवान का नाम आ रहा था सामने, बचपन में रामायण देखते होते थे तो सभी ने देखी होंगी, हम तो बैठ जाते थे स्कूल से, आ गए भी रामायण आ रही है, बस वही चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। अब जाके घर पहुंचे, हमने किसी को नहीं बताया कि भाई 76 पोला होगा हमारे ऊपर, अब अच्छे से होगा। तो घर पे गए तो हाँ ज़रूर है, मैं उस वक्त मम्मी के साथ, उस दिन मैं मम्मी के साथ ही, उस रात मैं मम्मी के साथ ही सोया मैं और अगले दिन मैं तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। हाँ पूरी रात मैं भगवान का नाम लेता रहा। अगले दिन मैं जब उसके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई ला फ़ोन दे, बुखार चढ़ा पड़ा है और घर छोड़ के नहीं जा रहा। जैसे मम्मी उसकी अगर किचन में जा रही है, वो भी उसके पीछे जा रहा है, अकेला नहीं छोड़ रहा किसी को भी। दिन का वक्त है, धूप का वक्त है, और उसका शरीर, हालांकि मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जब वो मेरे साथ भाग रहा था ना उस वक्त वहाँ से, उसका धीरे धीरे ना सुन्न होता जा रहा था वो, जैसे ना पैरालाइज हो रहा है एक तरफ से, मतलब इतना ज़्यादा डर गया था। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जा रहे हैं उस वक्त, बाद में पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, जिसकी वजह से सुन्न होगी बॉडी उसकी। तब भी उसकी हाथ ना ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अगले दिन भी गया था, उसका हाथ नहीं काम कर रहा था। तो कुछ ऐसा करके सीन हुआ, फ़ोन ले गया, कह रहा ले जा भाई। उसके बाद 1 हफ्ते तक मेरे को दिया, आया नहीं, वो फ़ोन नहीं लेने आया। खेल तू इसमें कुछ भी है। 1 हफ्ता ज़्यादा कह दिया मैंने, 3-4 दिन तक मेरे पास रहा फ़ोन वो। अच्छा। मैं दबा के गेम खेला, मैंने को ये तो अच्छा ही होगा जो भी हुआ है। गेम खेलने को तो मिल गया। हाँ, हालांकि मैंने घर पे कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने 10 साल बाद, ये जब न्यूजीलैंड था मेरा ब्रदर,
तो मैंने उसको बताई ये चीज़ें। मैंने कहा भी बचपन में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा तेरे को बताऊंगा, किसी को बताना मत, ठीक है। हालांकि चलो अब तो घर वालों को पता चल गया ये चीज़ें। पापा ने बहुत सारी चीज़ें की कि भी हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बला वगैरह पीछे आ जाती हैं। तो हालांकि मेरे को अब भी रिसर्च करता होता हूँ कि क्या चीज़ थी। मेरा ना मानने को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, कोई साइंस वाला बंदा हूँ। तो अब जो ये चीज़ें अब उनको कैसे अब मैं डिस्कार्ड कर दूँ। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, एक दो दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी, बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं, कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं, अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइयो। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते हैं, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओ आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो, क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहे हैं। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेस दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है।
प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गांव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गांव की अलग अलग लड़कियां प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई पांचवी लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गांव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पे छोड़ देता है। मुश्किल से गांव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है। और मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा। बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहा है। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी। और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है। वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है, सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है सुरेश की कि पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया,
उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी। सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है। पोजेस्ड हो जाए वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, इसने कुछ खिला दिया पिला दिया। अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है, और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई, अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ उसके साथ भी तूने करा, हाँ जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वालों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना है यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी फिर? वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रहे होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि किसी का खाइयो मत, आत्मा छोड़ देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे, पिशाच छोड़ देंगे। वहाँ ऐसी रीत नहीं होती। आज भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, उन सब चीज़ों को दबा के रखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा खुद का हुआ था जब मैंने किसी गाँव का नाम ले दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था इस चीज़ को कि गाँव की बदनामी हो रही है। तो गांव इस चीज़ से बहुत डरता है कि हमारे गांव की बदनामी हो, क्योंकि एक बार गांव अंदर ही अंदर पता कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो वैसे बोलते नहीं है। भाई गांव से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। सही बात है। जो 8 बजे 9 बजे सारे घरों में पैक हो जाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। सही बात है भाई। और गांव के जैसे हम बात करते हैं यूपी, अब तो शहर तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से तो फिर भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये तो लिस्ट है पूरी जहाँ से ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तेरी सासू ने तो देखा था ना उस लड़की को, यहाँ पे कुटिया थी ना, चले एक बार वहाँ पे तेरी सासू माँ से बात करते हैं। ये पहुँचे सासू माँ के घर पे वहाँ लगी हुई थी भीड़। अब ये जब अंदर गए तो इन्होंने देखा कि सासू माँ उसी पोजीशन में पड़ी है, मरी हुई, और शरीर नीला,
और खून शरीर में है नहीं। जो नानी थी हाँ ये पूछना शुरू करता है नाना से ये क्या हुआ, तो नाना बताता है भाई ये तो सोई थी और पता नहीं क्या ही हुआ, इसके कौन सा बिच्छू लड़ गया, इसके पता नहीं सांप लड़ गया, हुआ क्या समझ में नहीं आया। भाई वो जो बाबा थे वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। आगे पीछे लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे कोई साला तांत्रिक वांत्रिक रहता है क्या, जो कोई नामी ग्रामी तांत्रिक हो। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं हाँ वहाँ पे तांत्रिक रहते हैं। ये बोलते चलो बेटा सारे वहीं पे लठ लेके वहीं पहुँचो। तो रामकरण ने भी बोला कि भाई इस गांव में हादसे होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, चलो मेरे साथ। तो ये लेके वहाँ पहुँचते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते तो वो तांत्रिक सामने बैठा होता है बिल्कुल चौड़ा हो गए, बढ़िया लठ वठ पकड़ के, और बगल में उसका घर था जिसमें उसके बच्चे बीवी थे। तो ये बाबा पूछना शुरू करते कि तू अपने आप से बताएगा या तेरे को मार के पूछना शुरू करे। अब वो था वो आघोर तांत्रिक, वो ऐसे कैसा मुंह खोलेगा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास क्यों आए हो। गाँव वाले सीधा भागे, बीवी को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा कि सच सच बता दे नहीं तो ख़त्म कर देंगे। वो जो बंदा बताता है वहाँ पे तांत्रिक जो आघोरी था, बताता है मैंने कुछ नहीं करा, जो करा है इन बच्चों की नानी ने करा है। बोलते बच्चों की नानी ने? बोलता हाँ, वो जब वो नानी लेके आई थी इनको 6 के 6 बच्चों को यहाँ पे। ये बोलते अब सच बता हुआ क्या था। तो ये बताते हैं, तांत्रिक बता रहा कि जब उस नानी की लड़की गुजरी थी, मतलब रामकरण की वाइफ जब गुजरी थी, तो नानी को ये लगा कि उसकी जो बेटी गुजरी है वो गुजरी इसलिए क्योंकि रामकरण ने उसका इलाज नहीं करवाया। वो इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी। जब रामकरण अपने बच्चों को छोड़ने गया था तो वो नाखुश थी। जैसे ही रामकरण अपने बच्चों को छोड़ के फसल के काम से गया तो ये सीधा तांत्रिक के पास लेके गई कि इन 6 के 6 बच्चों की बलि चढ़ानी है मेरे को। इनकी माँ ख़त्म हुई और इनके बाप ने जो है मेरी बेटी ख़त्म करी है, इनकी बलि चढ़ानी है। तो वो तांत्रिक बोला मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोली बलि चढ़ा और जिसको देनी है दे। और बस ऐसे ही बलि चढ़वानी थी, उसको कुछ बदले में कुछ नहीं चाहिए था, उसी को ही नानी को कुछ नहीं चाहिए। नानी को तो ख़त्म होते देखना सब कुछ, कि रामकरण के चेहरे पे मुझे वो दुख देखना है जो मैं आज अपनी बेटी को खो के देख रही हूँ। बोली इन सब की बलि चढ़ा और अपने जो करना कर, मेरे को नहीं पता, मेरी बच्ची के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ से तांत्रिक दिमाग देते हैं कि देखो अभी अगर बलि चढ़ गई तो आप पे इल्ज़ाम आएगा, एक बार रामकरण को आने दो और बच्चों को वापस ले जाने दो, उसके बाद मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। भाई उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या करा, नानी को बोला कि आप कल बच्चों को लेके मत आना, कल आप खाली हाथ आना, मैं बताऊँगा आपको करना क्या है। जब अगले दिन ये जाती है नानी, तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि आपको उसको बस ये फोर्स करना है कि वो शादी करे, दूसरी शादी करे। वो जो पूरा छल था ना वो तांत्रिक ने रचा था कि वो बुड्ढा जो मिला, उसकी कुटिया, उसकी बेटी, उसकी कुटिया, उसकी बेटी, सब कुछ छलावा था वो। इसने क्या करा था, जो तांत्रिक था इसने क्या करा, जो इसको पिशाच की सिद्धि थी ना, इसने एक रात जब नानी को बोला था आप कल आना, उस रात अपने पिशाच जो गुरु थे उससे बात करी कि ऐसे ऐसे जो है वो बलि आ रखी 6 और भोग चढ़ाऊँगा आपको। तो पिशाच ने बोला कि पूरा छल रचा जाएगा और ऐसे ऐसे उस रास्ते पे ऐसे ऐसे उसको वो मिलेगा, पर सबसे बड़े वाले लड़कों की बलि मुझे चाहिए। जो पिशाच था सबसे बड़ा, उसने बोला सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि मुझे चाहिए, 2 की, और दो पिशाच मैं अपने दे रहा हूँ, एक 2 की बलि लेगा, एक 2 की बलि लेगा। 4 तो जा चुके थे, 2 बचे थे, वो सबसे बड़े वाले पिशाच के थे। पिशाच ने क्या कर रखा था, 5वें नंबर के बच्चे की आहुति के लिए पूरा प्रोग्राम रच रखा था उस पेड़ के पास। हुआ क्या, लाना था 5वें बच्चे को, और बाबा को पता था कि 5वें बच्चे की बलि चढ़नी है। बाबा ने 5वें बच्चे को भेज दिया पड़ोसियों के घर पे, और 6ठा बच्चा ये उठा के ले गए। 6ठे बच्चे का नंबर अभी आया नहीं था मौत का। 6ठे बच्चे को देखते ही पिशाच ने उसे वहीं छोड़ दिया, और जिसने ये पूरा कार्यक्रम करा था वो थी नानी। पिशाच ने उसकी बलि ले ली नानी की, कि धोखा दे दिया। हाँ। अब हुआ क्या, सारे बोले गांव वाले इसको जान से मारेंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारेंगे हम, इसको यहीं छोड़ दो इस तांत्रिक को। अब गांव वाले बोल रहे ये क्या कर रहे हो आप, ये कल को किसी और के साथ करेगा। बोले नहीं नहीं तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें गांव में बताऊँगा। बाबा सबको अपने साथ लेके आ गए। अब सारे पूछने लगे कि आपने क्यों छोड़ा। बोला इसे ऐसे कर्मों की सज़ा खुद मिलेगी। जो 6ठे बच्चे की बलि है ना, अब वो पिशाच इसी की बलि लेगा। 5वें बच्चे की जगह नानी गई, 6ठे की जगह ये जाएगा। अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है। अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया
कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी, उसकी सगाई पक्की हो गई। और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, काम करो तुम और मम्मी, आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे वहाँ पे। रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन, की कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है ना, उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना, ठीक है। तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया। तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे, दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पे ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदें गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते ना, फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली, और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गई चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे, जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो,
मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद, काली आंखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था। कैसी आवाज? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही यार, आ गए। ये तो अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई, तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना ख़ानदान से हैं और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा पहुंच गई। पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में? बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पर डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा, जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया और रात को चुपचाप पता कहाँ दफना दिया, अपने उस वाले घर के गड्ढे में।
और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है फिर वो सीधा। खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आने ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला। इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार भाई ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई कि और बच्चे को ये भी मार दिया भाई। आपको खुद बताया। भाई साहब यार, क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद होगी यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी होंगे। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गया जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसका उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहां पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग तो गए तो फिर बच सही गए। हो। हाँ, आओ कभी हवेली पे।